नमस्कार, स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो लास्ट लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांडिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज ब्रेन, जो क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आ रही है उनको एनालाइज करता है, डिसीजन लेता है कि भाई ये काम करवाना है और फिर उसको पेरिफेरल पार्ट तक भेजता है। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन आई थिंक कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रेन जो है उसकी सुरक्षा के लिए हमारी ये स्कल है, स्कल बोन्स है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम। आगे आता है फ्रंटल। ठीक है, आगे वाली जो बोन है फ्रंटल है। कान के पास कौन सी, टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये पैराइटल एंड पीछे ऑसिपिटल। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फर्दर इसकी सुरक्षा मेनिंजेस ने कर रखी है। 3 मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा था, ड्यूरामेटर। उसके बाद अरेक्नॉइड और तीसरी कौन सी थी, पायामेटर। जहाँ पे अरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस है जिसको हमने सब अरेक्नॉइड बोला है, वहाँ पे एक फ्लूइड फिल होता है जिसको बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। और इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है, हमारे ब्रेन में कुछ कैनाल्स होती है, कुछ खाली स्पेस होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है। वो सेल्स इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर भी वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, स्पाइनल कॉर्ड में वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव कर रहे हैं, और ब्रेन का जो सरफेस है, जो सब एराकोनॉइड स्पेस है, वहाँ पे भी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। 3 पार्ट हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्या कहा है हमने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसमें फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम एंड डायंसफेलोन। सेरिब्रम एंड डायंसफेलोन। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं पढ़ने हमने। हिंड ब्रेन में आता है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो ये पार्ट हमने आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जहाँ पे फोर ब्रेन में क्या आता है, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, डायंसफेलोन। हिंड ब्रेन में आता है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो हिंड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे क्या रन कर रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखोगे ना, ये ब्रेन कॉर्ड, ये ब्रेन है, और इसके नीचे ये इसकी चोटी की तरह क्या रन करती है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो एक बड़ा सा ऐसे छेद होता है जिसको बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, इसके थ्रू एक डंडी नीचे जब निकलती है, जो मेडुला जब नीचे निकलता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं बेटा। तो जो अपना ब्रेन है, ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट हमने क्या बताया, हिंड ब्रेन। ठीक है, एक ब्रेन को हम रफली ऐसे देखते हैं ना, ऐसे इमेजिन करते हैं, इस तरह से। इस तरह से। तो ये जो इसकी डंडी है, ये दिस इज कॉल्ड मेडुला। और ये जब मेडुला इस फोरामेन के थ्रू, इस छेद के थ्रू जब नीचे आता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। नाउ इट बिकम्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस फोरामेग्नम के ऊपर ये जो डंडी है, इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने मेडुला कहा है, मेडुला। ठीक है, हिंड ब्रेन का पार्ट है क्या, मेडुला। ठीक, मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये स्वॉलन सा पार्ट होता है, इसको पोन्स बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है पोन्स। ठीक है, ये जो डंडी है इसको क्या कहा है, मेडुला। और इसके ऊपर एक ये जो पार्ट है, उभरा हुआ जो इसका पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, पोन्स बोला जाता है।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पोन्स। फिर इसके बाद पोन्स के ऊपर जब तुम जाओगे बेटा, यहाँ से मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। पोन्स के ऊपर जब तुम जाओगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है फिर, मिड ब्रेन। दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला। और इनके यहाँ पे ये ब्रेन का कैसे सेक्शन लिया गया, ऐसे सेक्शन लिया गया बेटा, ठीक है। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है ना, जैसे मैं सीधी खड़ी हूँ, हाफ मेरा हेमिस्फीयर इस साइड है, हाफ हेमिस्फीयर इस साइड है, दोनों ऐसे जुड़े हैं आपस में, ठीक है। अब मैंने इस साइड फेस टर्न कर रखा अपना, ठीक। तो यहाँ से मैं इस हाफ को, एक हाफ को स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ से ये नीचे जो इसकी डंडी है वो क्या है, मेडुला है। मेडुला के ऊपर क्या है, पोन्स है, ठीक है। मेडुला, पोन्स, और इसके इधर बैक साइड में क्या लगा है, सेरिबेलम, ठीक है। इसके बैक साइड में क्या लगा है, सेरिबेलम। सो दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। समझे क्या बताया मैंने, जो अपना ब्रेन है उसमें ऐसे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं बेटा, इस तरह से 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे ब्रेन, ऐसे 2 जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। ये हाफ, ये हाफ। अब मैं इनको बीचों बीच कट कर रही हूँ, ऐसे बीच में से कट कर रही हूँ। तो बीच में से जब कट करके देखूंगी तो मैं इसको ऐसे स्टडी कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ नीचे कुछ डंडी लाइक स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, जिसको मैंने क्या कहा है, मेडुला कहा है। मेडुला के पर क्या लगा है, पोन्स है, और पोन्स के ऊपर क्या है, मिड ब्रेन है। वहीं इनके साइड में एक जूड़े की तरह एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या कहा है, सेरिबेलम। सो दिस इज सेरिबेलम, ठीक है। और उसके ऊपर क्या बताया है, मिड ब्रेन बताया। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मिड ब्रेन से अंदर की तरफ एक कैनाल निकलती है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, जिसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। और ये जो फ्लूइड है फिर आगे सेरिबेलम में भी जा रहा है, और अपनी मेडुला में भी, स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रहा है। इस फ्लूइड का मतलब समझ ही गए होंगे कौन से फ्लूइड की बात की जा रही है। ये फ्लूइड होता है बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बताया था मैंने, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी कैनाल्स होती हैं, कुछ ऐसे खाली स्पेसेस होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक है। उन वेंट्रिकल्स में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे इसका ये देखो, ये एक टैंक बना हुआ है, ये एक कैविटी बनी हुई है, इसको बोला जाता है 4th वेंट्रिकल। दिस इज 4th वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं बेटा, ठीक है। तो हिंड ब्रेन में कौन सा वेंट्रिकल आता है, ये 4th वेंट्रिकल आता है, ठीक। क्या बताया मैंने, मेडुला। जैसे ही यहाँ पे एक फोरामेन मैग्नम की ओपनिंग के थ्रू ये नीचे जाएगा, तो आगे किसके फॉर्म में रन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। फोरामेन मैग्नम के नीचे क्या है, सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर क्या है, ये मेडुला है। मेडुला के ऊपर क्या है, पोन्स। पोन्स के ऊपर क्या है, मिड ब्रेन। यहाँ क्या लगा है, सेरिबेलम। हिंड ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम में कौन सा वेंट्रिकल ओपन हो रहा है, 4th वेंट्रिकल ओपन हो रहा है, ठीक। इसके ऊपर क्या लगा है, मिड ब्रेन लगा है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक और वेंट्रिकल आता है, बेटा। इस वेंट्रिकल को बोला जाता है 3rd वेंट्रिकल। यहाँ पे भी क्या भरा पड़ा है, खूब सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे कौन सा वेंट्रिकल था, 4th। यहाँ ऊपर कौन सा है, 3rd वेंट्रिकल, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद, मिड ब्रेन के ऊपर जितना भी पार्ट बच गया, मिड ब्रेन के ऊपर ये जितना भी पार्ट बच गया, ये हमारा 4 ब्रेन का पार्ट है बेटा। ये सारा का सारा क्या है, 4 ब्रेन। देखो बना दिया ना हमने ब्रेन धीरे धीरे करके, ठीक है। ये मिड ब्रेन था, यहाँ पे 3rd वेंट्रिकल ओपन हुआ। 3rd वेंट्रिकल के को किसने घेर रखा है, पूरा हमारे सेरिब्रम ने, पूरा हमारा 4 ब्रेन ने घेर रखा है, ठीक है। अब इस वेंट्रिकल के बैक साइड पे एक ग्लैंड लगी है, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। अभी के लिए सिर्फ नाम याद कर लो, पीनियल ग्लैंड। इसका डिस्कशन करेंगे जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पीनियल ग्लैंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। पढ़ेंगे, इसका रोल पढ़ेंगे क्या होता है, मेलाटोनिन, ठीक है। तो हम ऐसे खड़े थे, बैक साइड पे क्या है, बैक साइड पे पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। आगे जब जाओगे 3rd वेंट्रिकल के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है थैलेमस।
दिस इज थैलेमस। बताऊंगी इसका रोल क्या है, थैलेमस। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाओगे और नीचे जाओगे, थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बताया मैंने, ये पूरा थर्ड वेंट्रिकल है, ये पूरा क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। इसके बैक साइड पे क्या लगी है, एक ग्लैंड लगी है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसके आगे क्या प्रेजेंट है, इसके आगे थैलेमस है, थैलेमस ऊपर की तरफ। ठीक है, और थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, क्या क्या बोला मैंने, पीनियल ग्लैंड, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिला के बोला जाता है डायंसफेलोन। याद करो, फोर ब्रेन का पार्ट है डायंसफेलोन। ठीक है, हिंड ब्रेन हमने पढ़ लिया। हिंड ब्रेन में क्या आता है, मेडुला आता है, पोन्स आता है, सेरिबेलम आता है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं पढ़ना हमने। आगे जितना भी बच गया वो सारा का सारा क्या है, फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, सेरिब्रम एंड डायंसफेलोन। तो डायंसफेलोन हमने देख लिया कैसे होता है। ये जैसे यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, बैक साइड पे क्या है, पीनियल ग्लैंड है, और आगे क्या है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बाकी जितना भी बच गया, ये बाकी जितना भी पार्ट है इसका, जिसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बाकी जितना भी पार्ट है ब्रेन का, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रम। ठीक है, बाकी जितना भी पार्ट बच गया ना, डायंसफेलोन के ऊपर जितना भी पार्ट है ब्रेन का, उस सब को, उन सब को हमने क्या कहा है, सेरिब्रम कहा है, सेरिब्रम। ठीक है, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ब्रेन में जो सेल बॉडीज होती है, सेल बॉडीज, वो तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी ऊपर होती है और नीचे लंबे लंबे उनके एक्सोन सारे होते हैं, और एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ, जिसकी वजह से वो हमें वाइटिश कलर के दिखाई देते हैं, है ना। तो अगर हम इसके कॉर्टेक्स वाला बाहर वाला रीजन देखेंगे, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ऊपर वाला जो रीजन देखेंगे, यहाँ पे सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड, जिसकी वजह से ये जो बाहरी रीजन है ये हमें थोड़ा सा कैसा अपीयर होगा, डार्क अपीयर होगा। ठीक है, ग्रे कलर का अपीयर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम फॉर सेरिबेलम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ठीक है, और ये अंदर वाला जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, वाइट मैटर। अंदर सारा का सारा वाइट मैटर, सिंपल। तो आई होप आपको ब्रेन के सारे पार्ट क्लियर है। ठीक है, क्या कहा हमने, हमने कहा ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो। कौन कौन से, हिंड ब्रेन, चलो शुरू से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है, हिंड ब्रेन में आता है मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम। सेरिबेलम में कौन सा वेंट्रिकल ओपन हो रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल ओपन हो रहा है। सेरिबेलम में कौन सा वेंट्रिकल ओपन है बेटा, फोर्थ वेंट्रिकल ओपन है। उसके बाद ऊपर, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को पूरा किसने कवर कर रखा है, फोर ब्रेन ने। मिड ब्रेन के पास कौन सा वेंट्रिकल है, मिड ब्रेन से ऊपर कौन सा वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल। तो इस थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड पूरा डायंसफेलोन अरेंज है। इस थर्ड वेंट्रिकल के बैक साइड पे क्या प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड, बैक साइड पे पीनियल ग्लैंड, आगे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऊपर थैलेमस और इसके नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। एक लास्ट चीज और याद कर लो प्लीज, हाइपोथैलेमस के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड एसोसिएटेड होती है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है हार्मोन वाले टॉपिक में। इस ग्लैंड को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड।
इस ग्लैंड को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बताया, हाइपोथैलेमस के साथ कौन एसोसिएटेड होती है, उसके नीचे कौन प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बेटा ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछे कि क्या डायंसफेलोन में पिट्यूटरी ग्लैंड भी आती है, डायंसफेलोन में कौन कौन आता है, पीनियल ग्लैंड आती है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, क्या डायंसफेलोन में पिट्यूटरी ग्लैंड आती है? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने दो लोब होते हैं बेटा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ पोस्टीरियर लोब ही डायंसफेलोन के अंदर आता है। अगर कोई पूछे तो डायंसफेलोन में सिर्फ पोस्टीरियर लोब आता है पिट्यूटरी का, एंटीरियर लोब नहीं आता है, क्योंकि ये सेम टिश्यू से इनका ओरिजिन हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन अलग है इनसे। ठीक, उसके बाद डायंसफेलोन के बाद हमने बताया जितना भी पार्ट बच गया वो सारा क्या है, सेरिब्रम है। सारा का सारा क्या है, सेरिब्रम, जिसमें खूब सारी कॉन्वोल्यूशंस है, खूब सारे ये गड्ढे हैं इसमें, ये गड्ढे। ठीक है, इन गड्ढों को क्या बोला जाता है, ये इस तरह से ये जो डिप्रेशंस हैं इनको बोला जाता है बेटा सल्कस, इनको बोला जाता है सल्कस, ये जो इसमें गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, और इन दो गड्ढों के बीच में उभरा हुआ होता है थोड़ा सा पार्ट, जैसे एक ये सल्कस बना है, एक ये सल्कस बना है, तो नीचे से थोड़ा सा पोर्शन ऐसे उभरा हुआ होता है, उभार होता है, उस उभार को बोला जाता है गायरस। उस उभार को हम क्या बोलेंगे, गायरस बोलेंगे। ठीक है, बाकी आगे की कहानी पता ही है। ब्रेन को किसने कवर कर रखा है, किसने ढक रखा है, मेनिंजिस ने ढक रखा है। कितनी मेनिंजिस है, 3 मेनिंजिस है। सबसे बाहर वाली मेनिंजिस को हमने क्या बोला है, सबसे बाहर वाली को क्या बोला था, ड्यूरामेटर। उसके बाद उसके बीच में, बिल्कुल बीच में एक स्पाइडर जैसी, मकड़ी के जाले जैसी एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या बोला था, अरेकनोइड मैटर। और एक सबसे लास्ट वाली मेम्ब्रेन जो ब्रेन को कवर करती है उसको हमने क्या कहा था, पाया मैटर। ठीक है, तो सुरक्षा देख रहे हो ब्रेन की कितनी है। सबसे बाहर स्कल बोन है, फिर मेनिंजेस है, और रही सही का सर हमारा फ्लूइड भी प्रेजेंट है, उसको एक क्यूशन की तरह एक प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, है ना। अब इन पार्ट्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके इनके फंक्शंस के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं एक एक पार्ट के, वो जान लेते हैं। चलो हिंड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं हम। हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट बताए हमने, मेडुला, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला ऑल राउंडर है, ये कंट्रोल करता है आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल है। ये आपकी हार्ट एक्टिविटी को, कार्डिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। देखो भाई, हमने ये पढ़ा था कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए। हमारी बॉडी की हर मसल किसके अंडर काम कर रही है, ब्रेन के अंडर काम कर रही है। लेकिन जो हमारी हार्ट की मसल है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन को खुद ही इनिशिएट करवाती है। बट मान लो किसी दिन कोई इमरजेंसी है, आपको दौड़ लगानी है या फिर कुछ भी, मतलब ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें हमें हमारी मसल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ रहा है ना, तो उस दौरान हार्ट की एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, हार्ट की मसल से काम हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो उसकी एक्टिविटीज़ को फास्टन करवाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, मेडुला देगा। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कार्डिक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम, ये भी मेडुला की वजह से है। इसके पास जो न्यूरॉन है वो किसको मैसेज देते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को। कौन कौन सी पढ़ी हमने रेस्पिरेटरी मसल्स, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, है ना। ये दो प्राइमरी मसल है ना जिसकी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, तो ये उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है।
ठीक है। बाकी और जो आपके इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस बच गए, छींकना ना, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ये सारा मेडुला ही कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन PYQs में है, ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा कि स्नीजिंग, कफिंग एंड वॉमिटिंग, इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ठीक है, तो मेडुला इज ऑल राउंडर, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट की एक्टिविटी को भी चेंज कर रहा है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मेडुला कंट्रोल कर रहा है। बाकी जो छोटे मोटे इनवॉलेंट्री हमारे एक्शन है, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, छींकना, खांसना, उल्टी करना, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब मेडुला के ऊपर क्या लगी है? मेडुला के ऊपर है पोन्स। पोन्स में क्या होता है? अब देखो, जो रेस्पिरेटरी रिदम है, ये क्या कर रहा है? ये हमारे डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। और ये बात हमें पता है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। पढ़ा था हमने, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायफ्राम नीचे जाएगी, ठीक है, स्टर्नम ऊपर मूव करेगा, है ना, रिब्स ऐसे फैल जाएंगी, जिससे हमारा जो चेस्ट कैविटी का साइज़ है, थोरेसिक कैविटी का साइज़ है, वो बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से हवा ईजिली हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। ये मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। तो इसको ये तो पता है कि इनको डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकना कैसे है। अब ऐसे तो अगर हम इनहेल करते रह जाएंगे, सांस को अंदर लेते रहेंगे, ऐसे तो हमारे लंग्स फूल के फट जाएंगे एक दिन। तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा ना, है ना। जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि कुछ ड्यूरेशन में हमने इनहेल किया है और फिर हमने एक्सहेल किया, सांस को बाहर छोड़ा है। तो इनको रिलैक्स भी तो करना है, तो इनको रिलैक्स करने का काम कौन करेगा? पोन्स करेगा। तो पोन्स के पास एक ऐसा सेंटर होता है जिसको बोला जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बेटा? ये इसको इनहिबिट करता है कि भाई अब रुक जा, अब एक्सपिरेशन, रिलैक्स कर ले, अब सांस को बाहर छोड़ना है तेरे को, ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को। कौन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और कई बार ऐसा भी होता है, मान लो हम योगा कर रहे हैं, तो योगा के दौरान हमें सांस को लंबा भी खींचना पड़ सकता है, सांस को इनहेल, मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन है उसको बढ़ाना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी पोन्स के पास एक सेंटर होता है जिसको बोला जाता है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर ये किसके लिए होता है? फॉर प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन। प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन, सांस को लंबा खींचने के लिए क्या है? एपन्यूस्टिक सेंटर है। और इनहेलेशन को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, सांस बाहर छोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा सेंटर होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। एक तो क्या कर रहा है? इनहेलेशन की जो ड्यूरेशन है, सांस को अंदर लेने की जो ड्यूरेशन, उसको बढ़ा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है, ठीक है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेटेड वे से काम करते हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी रिदम है, सांस लेना, सांस छोड़ना, इसको एक प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक स्मूथली चलाने के लिए हमारा मेडुला भी काम करता है और हमारी पोन्स भी काम करती है, ठीक है। अब आ जाओ सेरिबेलम पे। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है? इट मेंटेन्स टोन एंड पोस्चर, इट मेंटेन्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी बॉडी का टोन और पोस्चर मेंटेन करके रखता है सेरिबेलम। कैसे? देखो, अभी टोन क्या है? हम मान लो बैठे हैं, सीधे खड़े हैं,
उस दौरान ऐसा नहीं है हमारी सारी मसल्स रिलैक्स है। अब जैसे मैं यहाँ आराम से खड़ी हूँ तो इसका मतलब थोड़ी है कि मेरी जितनी भी मसल्स है वो सारी की सारी रिलैक्स हैं। हमारी मसल्स पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, थोड़ा खिंचाव रखती है अपने अंदर ताकि हमारी बॉडी सीधी खड़ी हो पाए। ठीक है, अभी मैं सीधी क्यों खड़ी हो पा रही हूँ? क्योंकि मेरी जो बैक की मसल्स हैं, बैक की मसल्स वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रखी है, उसने मेरे को ऐसे पीछे की तरफ होल्ड कर रखा है। ठीक है, ताकि मैं ऐसे ढीली ढाली होकर ना गिर जाऊँ। मेरी गर्दन की मसल है, अब मेरे जो नेक की मसल हैं उन्होंने अपने आप को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ताकि मेरी गर्दन सीधी रहे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होती, टोन्ड ना होती, तो मेरी गर्दन ऐसे ऐसे इधर उधर डायरेक्शन में डोलती रहती है ना। तो हमारी मसल्स में एक टोन होना बहुत ज़रूरी होती है हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आप सीधे बैठे हो, आप सीधे खड़े हो, किस वजह से? क्योंकि आपकी मसल्स जो हैं वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनमें एक टोन है। तो उसको मेंटेन करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? हमारे सेरिबेलम का। ठीक है, सो इट मेंटेन्स टोन एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगेन इट कंट्रोल्स आवर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें चलने के लिए ऐसे देखना तो नहीं पड़ रहा है ना, संभल संभल के तो नहीं चलना पड़ रहा है ना, हम बड़ा स्मूथली चल पा रहे हैं। हमारा जो गेट है वो एकदम स्मूथ है, हमारा बैलेंस है, खड़े होने का बैलेंस है ना। ऐसा तो नहीं है ना इधर उधर हमारी बॉडी चक्कर खा के गिर रही है। तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी किसका इंपॉर्टेंट रोल है? हमारे सेरिबेलम का। ठीक है, हम जो ठीक से चल पा रहे हैं, हमारा जो गेट है ना, हम जो ठीक से चल पा रहे हैं, स्टेप्स को एकदम सही ले रहे हैं, प्रॉपर कितना पैर आगे रखना है, कितना आगे पीछे करना है, वो सारा किसके पास कंट्रोल है? सेरिबेलम के पास कंट्रोल है। ठीक है, ये हमारी स्पीच को भी कंट्रोल करता है, स्पीच की जो टोन है उसको भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ठीक, तो देखो जो शराबी आदमी होता है उसका सेरिबेलम इफेक्टेड होता है। तो एक शराबी आदमी का सीन थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करो। शराबी आदमी कैसे चलता है? ऐसे लड़खड़ा के इधर उधर से, है ना। क्यों? उसका सेरिबेलम अफेक्टेड होता है। सेरिबेलम क्या कर रहा है? हमारा टोन, पोस्चर, गेट, आप कैसे खड़े हो, आपका पोस्चर क्या है, आप चल कैसे रहे हो, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। तो शराबी आदमी का क्या इफेक्टेड होता है? सेरिबेलम अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ढंग से चल नहीं पाता है। दूसरा, स्पीच को भी कंट्रोल करता है। हमारी स्पीच की एक टोन होती है, हमें पता होता है किन वर्ड्स पे जोर देना है, किन वर्ड्स को हमने थोड़ा इजी फ्लो में जाने देना, एक टोन होती है। शराबी आदमी की स्पीच कैसे हो जाती है? वो एक एक वर्ड पे जोर दे दे के बोलता है ना। तो उसकी स्पीच भी अफेक्टेड होगी, उसका गेट अफेक्ट होगा, उसका बैलेंस एंड पोस्चर अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो आई होप सेरिबेलम के फंक्शन समझ गए हो। जब भी सेरिबेलम अगर भूल जाओ बाई चांस, एक शराबी आदमी का सीन याद कर लेना। अच्छा, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, उसका पोस्चर, उसका गेट कैसे चल रहा है, उसका स्पीच, तो ये सारा कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमने हिंड ब्रेन के सारे पार्ट पढ़ लिए हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, जिसमें हमने पढ़ा मेडुला जो है ऑलराउंडर है, वो हमारी कार्डिक एक्टिविटी को, वो हमारे डाइजेस्टिव एक्टिविटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, वो हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को, और ये जितने भी वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, छोटे मोटे काम सारे मेडुला करवा रहे हैं। फिर हमने पोन्स के बारे में पढ़ा, तो पोन्स क्या करती है? वो मेडुला के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को मेंटेन करती है। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को ये तो पता है कि हमें इनहेल करना है, बट उसको रोकना कब है ये कौन बताता है? पोन्स बताती है। पोन्स के पास एक सेंटर होता है जिसको बोला जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो उसको मैसेज देता है कि बस इनहेलेशन हो गया, अब रिलैक्स कर। ठीक है, वहीं एपनोस्टिक सेंटर क्या करता है? हमारी इनहेलेशन को प्रोलॉन्ग करता है। जब भी हम योगा कर रहे होते हैं, जब सांस को लंबा खींचने की जरूरत पड़ती है, तो हमारा एपनोस्टिक सेंटर है जो इनहेलेशन को प्रोलॉन्ग करवाता है। सेरिबेलम का हमने पढ़ी लिया है, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, पोस्चर, गेट, स्पीच, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए मिड ब्रेन पढ़ते हैं इसके बाद। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन को जब आप देखोगे, इसके ऐसा हमें कोई पार्ट पढ़ने नहीं है हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन की तरह। मिड ब्रेन में बैक साइड पे 4 स्वेलिंग्स होती हैं, ऐसे 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, इन स्वेलिंग्स को बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना, इन चारों स्वेलिंग्स को मिला के। ठीक है, ये अपर, ये जो 2 स्वेलिंग है इनको बोला जाता है सुपीरियर कॉलिकुलाई, सुपीरियर
कॉलिक्यूलाई, ठीक। और ये जो नीचे वाली, ये जो 2 स्वेलिंग है, इनको बोला जाता है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है। और इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बहुत इजी है, देखो। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्या करती है? हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। वहीं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। क्या होता है विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स? देखो भाई, एकदम से लाइट आई है तुम्हारे सामने, तुम ऐसे कर लेते हो, ये क्या है? विजुअल रिफ्लेक्स है, ठीक है। कोई भी तेज इंटेंसिटी की लाइट आई है, एकदम से ऐसे हमारी आंखें बंद हो जाती है, क्या है? विजुअल रिफ्लेक्स है, ठीक। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या है? एकदम से तुम्हारे कान में किसी ने जोर से बोला, तुम ऐसे हो जाते हो एकदम से, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, समझे। विजुअल रिफ्लेक्स क्या करता है? जो भी विजुअल स्टिमुलाई आई है, उसका जो रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी, वो कुछ क्या करती है, हमारा जो ये हेड है, हेड और जो ट्रंक है, इसके कोऑर्डिनेशन से हम लोग रिस्पॉन्स दे पाते हैं। हम लोग ऐसे किए हैं, हम लोग ऐसे किए हैं, या एकदम से कोई चीज़ ऐसे देखी है हमने, है ना। ऐसा होता है ना कि जैसे साइड से कोई जा रहा हो रहा, हमें लगा वो मेरी फ्रेंड है, एकदम से ऐसे नज़र पड़ते हैं, दोबारा से हम ऐसे देखते हैं, है ना। ये विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे। ऐसे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, कोई तेज इंटेंसिटी की आवाज़ आई है तुम्हारे कानों में और तुम एकदम से ऐसे कर लेते हो, हैं, एकदम से कोई पटाखा फूटा है, ऐसे हो जाती है बॉडी एकदम, तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई इट कंट्रोल्स विजुअल रिफ्लेक्स एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलाई इट कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्स। आई होप आप समझ गए हो क्या मतलब है विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स का। आगे हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया ना, कौन कौन सा? सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड डायंसफेलोन, सेरिब्रम एंड डायंसफेलोन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है बेटा, आधा ये आधा ये, ठीक है। अब देखो, इसके फाइबर इधर जा रहे होंगे, एक्सोन जा रहा होगा ऑफ कोर्स, इसके एक्सोन इधर जा रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे ना एक दूसरे को, ऐसे 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 ऐसे। तो इन दोनों के बीच का ये जो जॉइनिंग पार्ट होता है, ये जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, इसको बोला जाता है बेटा कॉर्पस कैलोजम। दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कौन कनेक्ट करता है? कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके नीचे अगेन खाली स्पेस होता है। मैंने बताया ही था कि हमारे ब्रेन में 4 ऐसे खाली स्पेस होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल। खाली तो नहीं होते, उनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारा, है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है उसके अंदर। तो इसके नीचे जो ये खाली स्पेस होता है, इसको लेटरल वेंट्रिकल बोला जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। तो टोटल कितने वेंट्रिकल बताए थे मैंने? 4 वेंट्रिकल बताए थे। कैसे कैसे उनकी पोजीशन? एक तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे सेरिबेलम है नीचे की साइड, हैंड ब्रेन का जो पोर्शन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेरिबेलम, ठीक है। ये यहाँ पे पता ही है ग्रे मैटर है, और उनके बीच में ये एक्सोनल पार्ट है, ये एक्सोनल पार्ट है, वाइट मैटर अंदर। तो मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पे
कौन सा वेंट्रिकल खुलता है हमारा? फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। सेरिबेलम में कौन सा वेंट्रिकल खुलता है? फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक, आगे का तो पार्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ ही गया है ना। पोन्स है, नीचे मेडुला है, यहाँ पे मिड ब्रेन है कहीं पे, और यहाँ कहीं थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है हमारी, थर्ड वेंट्रिकल, जिसके पीछे क्या है? पीनियल ग्लैंड है। आगे क्या है? हाइपोथैलेमस है, सॉरी थैलेमस है ना, लेटरल साइड पे थैलेमस, और नीचे क्या है? कहीं पे हाइपोथैलेमस है। ये पढ़ चुके हैं हम सारा, ठीक है। ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ क्या लगी हुई है? पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है, ठीक। यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा वेंट्रिकल है? लेटरल वेंट्रिकल। तो एक वेंट्रिकल हमारा इस साइड होगा, एक वेंट्रिकल इधर, दो वेंट्रिकल हो गए, फर्स्ट सेकंड। यहाँ मिड ब्रेन के ऊपर क्या लगा है? थर्ड वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ खुल रहा है? हमारे सेरिबेलम के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा है? इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने क्या कहा है? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। चलिए, पीनियल ग्लैंड का तो अभी हम फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड हम पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ते हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस का फंक्शन। तो अगर हम बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस के बारे में एक चीज याद कर लो, थैलेमस इज अ रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का रिले सेंटर है। क्या मतलब है इसका? देखो भाई, इंफॉर्मेशन आई हमारे ऑर्गन से पहले स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो जाएगी ब्रेन में। सबसे पहले वो ब्रेन के किस पार्ट से परमिशन लेती है? सबसे पहले वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन के किस पार्ट में रिले करेगी? थैलेमस में रिले करेगी बेटा, थैलेमस में जाके रिले करेगी, और फिर थैलेमस से डिसाइड करेगा कि उसको ब्रेन के किस हिस्से में, सेरिब्रम के किस हिस्से में भेजना है, ठीक है। उसको यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, ये सारा कौन डिसाइड करता है? थैलेमस ही डिसाइड करता है। क्या बताया कि इन्फॉर्मेशन जो आई है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी ब्रेन में, बट वो सीधा ऐसी प्रोसेस नहीं होने लग जाएगी, पहले उसको थैलेमस के पास जाना पड़ेगा, फिर थैलेमस डिसाइड करता है कि उसको ब्रेन के कौन से हिस्से में लेके जाना है, ठीक है। या फ्रंटल में लेके जाना है, पैराइटल में लेके जाना है, टेम्पोरल में लेके जाना है, या ऑसिपिटल में लेके जाना है, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? थैलेमस डिसाइड करेगा। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द फंक्शन ऑफ थैलेमस। इट इज द मेन रिलेइंग सेंटर दैट सेंड्स द सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। सिग्नल्स टू डिफरेंट parts of brain, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस। अब हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो सुनो, बड़ा ही काम का पार्ट है हाइपोथैलेमस, है। देखो, एक तो ये तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, सिटाई, स्पेलिंग भूल गई यार मैं, सिटाइटी सेंटर पे स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज़। क्या कहा? तुम्हारे भूख का, तुम्हारे प्यास का सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस है, हैं? तुमने खूब सारा खाना खा लिया, तो उसके बाद वो जो खाने के बाद ऐसा लगता है ना, पेट भर गया है, चलो अब और खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिग्नल कहाँ से आता है? हमारे हाइपोथैलेमस से आता है। पता चले तुम्हारा ये सिग्नल ख़राब हो गया है और तुम खाए जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है मेरी भूख शांत हो गई है, हो गया है, ठीक है, पेट भर गया है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। थर्स्ट सेंटर तुम्हारा यहाँ पे प्यास का। ऑस्मो रेगुलेशन भी यहीं से होता है। थर्मो रेगुलेशन जो है, तुम्हारी बॉडी का जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो यहीं से मेंटेन होता है, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं,
कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। ये पार्ट तो हमने डिटेल में पढ़ना है भाई, हैं कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करता है, कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्प करता है हार्मोन सिक्रीट करने में, ये तो हमने डिटेल में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये हमारे ब्रेन का एक सिस्टम बनाता है जिसको बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मतलब लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन का इमोशनल पार्ट बोला जाता है। इमोशनल पार्ट, हमारे जितने भी इमोशंस हैं ना वो सारे इसी से कंट्रोल होते हैं। लव, हेट, एंगर, रेज, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ये हमारा थर्स्ट सेंटर है, सैटिस्फैक्टी सेंटर है, हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम बनाता है। हमारा जो इमोशनल बिहेवियर है वो किससे डिसाइड होता है? इस लिम्बिक सिस्टम से ही डिसाइड होता है। और भी इसके पार्ट होते हैं बट हाइपोथैलेमस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो, भूख का, प्यास का, इन सब का सेंटर हमारे हाइपोथैलेमस में है। तो एक छोटी सी चीज़ है, हमारी जो फूड हैबिट्स होती हैं, देखो आप कैसा खाना खाते हो, आप सात्विक भोजन करते हो सादा, या आप तामसिक भोजन करते हो खूब सारा बर्गर, चाउमीन, ये सब खाते हो, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इमोशंस को इफेक्ट करती है ना। क्योंकि देख रहे हो इनका लिंक सीधा सीधा किससे है? हाइपोथैलेमस से। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हम खाते हैं, आजकल का जो खाना हो गया खूब लहसुन प्याज इस तरह का हो गया, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है। पहले टाइम पे क्या होता था कि लोग अपना भिक्षा मांग के खाते थे, जो अपने बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, उनको भूख नहीं लगती थी इतनी, अपना सादा भोजन खा के अपना काम चला लिया करते थे, क्योंकि कंट्रोल में रहता था उनका लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, जितना सादा भोजन होगा, सादा पहनावा होगा, सादगी रहेगी, हमारे विचार उतने ही ज़्यादा ऊँचे होंगे, हैं। क्योंकि देख रहे हो हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, जो हमारे ब्रेन के इमोशंस हैं, दे आर अफेक्टेड बाय आवर फूड हैबिट्स ऑल्सो। ठीक है, तो जीवन में सादगी रखिए, बहुत ऊंचे जाओगे। तो ये फंक्शंस हैं हमारे हाइपोथैलेमस के। ठीक है, तो हमने थैलेमस के बारे में पढ़ लिया है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया है। अब फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, इसको हमें अलग से बनाना पड़ेगा। ये सारे पार्ट क्लियर हैं, मेडुला है, पोन्स है, उसके बाद मिड ब्रेन है, यहाँ पे ये फोर्थ वेंट्रिकल किसमें खुल रही है? इधर सेरिबेलम में। सेरिबेलम में देख रहे हो ये पेड़ की टहनियों की तरह ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसका जो ये वाइट मैटर बाहर तो जैसे ग्रे मैटर है, और इनमें बीच बीच में ये एक्सोन्स हैं। इनको ना बेटा आर्बर वीटा बोला जाता है, आर्बर वीटा, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स दे आर ट्री ऑफ लाइफ। सेरिबेलम का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में, पोस्चर में। ठीक है, तो सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, सेरिब्रम। पानी पी लेती हूँ भाई मैं थोड़ा सा। ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे बन गया ना।
तो मैंने बताया इस सेरिब्रम में हमारे इस तरह से कुछ गड्ढे होते हैं, डिप्रेस्ड पार्ट होते हैं। तो इन डिप्रेस्ड पार्ट को क्या बोला जाता है? सल्कस। सल्कस। और इन सल्कस के बीच में जो उभरा हुआ पार्ट होता है उनको बोला जाता है गायरस। गायरस, सल्काई, गायराई। सल्काई क्या है? डिप्रेशन है। और जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हमने क्या कहा है? सल्कस क्या बोले? डिप्रेशन। और गायराई क्या है? उभरा हुआ पार्ट है जो इसका, है ना। तो हमने पढ़ा कि हमारे जो क्रेनियम होते हैं, हमारे जो बोन्स हैं, कौन कौन से? फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है। ऐसे ही ब्रेन को हमने लोब्स में डिवाइड किया है, ठीक है, सेम लोब्स में डिवाइड किया है। जैसे कि ये जो आगे वाला लोब है, आगे वाला, इस लोब को बोला जाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, ठीक है। दिस इज पैराइटल लोब। ये इसको ऐसे देख रहे हैं ना हम, ऐसे ऐसे बनाया ना ये हमने, तो ये कौन सा होगा? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। दिस इज टेम्पोरल लोब, ठीक है। और ये पीछे वाला ऑसिपिटल लोब, दिस वन। This one is occipital lobe. Occipital lobe, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रेन के ये चारों लोब क्लियर हो गए हैं। इनके बोन्स के हिसाब से तो इनके नाम है, जो जो इनकी बोन्स हैं उसके हिसाब से इनके नाम है ना। तो क्या क्या बताया है? सबसे आगे कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब। देन ऊपर पैराइटल, साइड में टेम्पोरल, और सबसे बैक साइड में क्या है? ऑसिपिटल लोब। चलिए इनके फंक्शंस पढ़ते हैं क्या क्या। कहाँ से स्टार्ट करें? ये तो पता ही है, इनके बीच में से सल्काई होती है, जैसे सेंट्रल सल्कस होती है, ठीक है। ये बीच में बड़ी सी सल्कस होती है, इसको सेंट्रल सल्कस बोला जाता है। तो फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब होता है बेटा अपना मोटर एरिया। फ्रंटल लोब कैसा होता है? अपना मोटर एरिया। मोटर मतलब जितनी भी आपकी मोटर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी मसल्स तक जो भी मैसेज जा रहा है, ठीक है, आप खा रहे हो, ठीक है, आप हाथ चला रहे हो, आप मुंह चला रहे हो, कुछ भी है, ये सारी एक्टिविटीज़ किससे कंट्रोल होती है? इस फ्रंटल लोब से। तो ये क्या है? हमारा मोटर एरिया है। फ्रंटल लोब में कौन सा एरिया होता है? हमारा मोटर एरिया, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फ्रंटल लोब में, ठीक है, फ्रंटल लोब में। इसके भी आगे जो पार्ट पड़ता है ना, इसको प्री फ्रंटल एरिया बोला जाता है, प्री फ्रंटल एरिया बोलेंगे। तो ये हमारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपकी कैलकुलेशंस, आपकी थिंकिंग, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, ठीक है, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपके फ्रंटल लोब में आती है बेटा। तो हमारा फ्रंटल लोब बहुत वेल डेवलप है, इसीलिए हमें पता है कैसे कम्युनिकेट करना है, कैलकुलेशंस हमारी इतनी परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रंटल लोब वेल डेवलप है बेटा। तो मोटर, जो हमारा फ्रंटल लोब है उसके अंदर एक तो हमारा मोटर एरिया इन्वॉल्व होता है, जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, स्केलेटल मसल्स जो भी काम कर पा रही है, दिस इज़ ड्यू टू दिस लोब, मोटर लोब, ठीक है, मोटर एरिया। और जितने भी आपके ये क्रिटिकल फंक्शंस हैं, आपकी कैलकुलेशंस हैं, आपकी रीडिंग और चीज़ों को समझना, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? फ्रंटल लोब के अंदर आती हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, है ना, कम्युनिकेशन कैसे बिठाते हो सामने वाले के साथ, तो वो सारा अपना फ्रंटल लोब डिसाइड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें पैराइटल लोब की, तो बेटा पैराइटल लोब होता है हमारा सोमैटोसेंसरी लोब, सोमैटोसेंसरी लोब, ठीक। सोमैटोसेंसरी लोब क्या करता है? हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। सेंसेशंस जैसे कि पेन, टच, टेम्परेचर,
ठीक है, इन सेंसेशंस को सेंस करता है जो पैराइटल लोब है। ये मोटर है, फ्रंटल वाला कैसा है, मोटर है, ये मैसेज दे के आएगा मसल्स को कि भाई तेरे को ये करवाना है। सेंसरी के पास मैसेज आएगा कि पेन हुआ है, टच किया है किसी ने, टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, तो वो सारा किसके पास आएगा, पैराइटल लोब के पास आएगा। ठीक है, ऑसिपिटल लोब की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेंसेशंस आती है आपके विजन के रिगार्डिंग। जो आप मतलब जो आपकी नर्व निकलती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ये क्या करती है, मैसेज को लेके जाती है ऑसिपिटल लोब में कि सामने वाली चीज़ दिखने में कैसी है, सुंदर है, कलर कैसा है ना, उसकी कलर, उसके रिगार्डिंग आपकी कोई मेमोरी है कि ये चीज़ पहले कहीं देखी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे ऑसिपिटल लोब के अंदर। ठीक है, सो इट इज़ विजुअल सेंसरी लोब। ठीक है, जितनी भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ऑसिपिटल लोब में आती है। ये आया हुआ है बेटा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आपको ना ये ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ था और इस पार्ट को आइडेंटिफाई करना दिया होता कि बताओ ये पार्ट कौन क्या काम करता है। तो हमारी जितनी भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है उसको वो कहाँ पे आती है, हमारी ऑसिपिटल लोब पे आती है। ठीक है, टेम्पोरल लोब, अब जैसे यहाँ पे देखने के रिगार्डिंग हमारी इन्फॉर्मेशन आती है, टेम्पोरल में सुनने के रिगार्डिंग कि भाई जो साउंड है ओह मधुर आवाज़ है या फिर आवाज़ अच्छी नहीं है एम्पलीट्यूड कितना है, आवाज़ पैनी है, पहले कहीं सुना है ये गाना, सुनी सुनी आवाज़ लग रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैसेज हैं वो कहाँ पे जाता है, हमारा टेम्पोरल लोब के पास जाता है। ठीक है, सुनने के रिगार्डिंग जितनी भी ऑडिटरी हमारी सेंसेशंस हैं वो किसके पास जाएंगी, टेम्पोरल लोब के पास जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको इनके डिफरेंट फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। टेम्पोरल लोब क्या करता है, जितने भी हमारी ऑडिटरी सेंसेशंस हैं उनको रिसीव करता है, और जबकि ऑसिपिटल लोब हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन को गेन करता है। ठीक है, और कौन सा मैसेज कहाँ भेजना है, ब्रेन के किस पार्ट में भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा थैलेमस। बताया था मैंने, थैलेमस क्या होता है, हमारा रिलेइंग सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, हमारा थैलेमस आता है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल लेके इनके पार्ट्स को समझते हैं। मान लो आपने किसी अपनी पुरानी फ्रेंड को देखा है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आई थैलेमस के पास। ठीक, तो थैलेमस ने वो इन्फॉर्मेशन किसको दे दी, ऑसिपिटल लोब को दे दी। ठीक, आपने उसको देखा, ओ अच्छा ये तो वो है ना, आपने उसको देखा, ऑसिपिटल लोब ने उस इन्फॉर्मेशन को गेन किया और देखा अच्छा इसके नैन नक्श, इसके बाल ऐसे ऐसे है, और ये इन्फॉर्मेशन भेज दी फिर मोटर एरिया को। ठीक है, कि मोटर एरिया देखिए मेरी फ्रेंड है, बता क्या करूँ। फिर मोटर एरिया ने कहा अरे चल के जाना उससे हेलो हाय कर, बात कर, समझे। तो ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं। आपने मान लो कोई गाना सुना, ठीक है, गाना सुना, तो ये इन्फॉर्मेशन थैलेमस ने कहाँ पे भेज दी, टेम्पोरल लोब के पास भेज दी। ठीक, टेम्पोरल लोब के पास वो इन्फॉर्मेशन गई, टेम्पोरल लोब ने कहा अरे आवाज़ तो बड़ी सुरीली है, बहुत अच्छी आवाज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये टेम्पोरल लोब से इसने ये मैसेज भेजा मोटर एरिया को कि क्या करूँ, ऐसा करिए गाना ना सेव कर ले, फ़ोन खोल, हमारी मसल्स ने काम किया, उस गाने को सेव कर लिया, दोबारा प्ले कर दिया। ठीक है, तो देख रहे हो कितना कोऑर्डिनेटेड वे से ये काम कर रहे हैं। और जैसे कि अगेन कोई हार्मफुल स्टिमुलाई, कोई मच्छर बैठ गया तुम्हारे हाथ पे, हैं यही एग्जांपल याद आता है मेरे को, कोई मच्छर बैठ गया तुम्हारे हाथ पे, तो ये सेंसेशन गई हमारी पैराइटल लोब के पास, पेन की सेंसेशन गई, उसने एकदम से खून चूस लिया तुम्हारे यहाँ पे, खारिश हुई, इचिंग फील हुई तुम्हें, तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास गई, हमारे पैराइटल लोब के पास गई। फिर पैराइटल लोब ने कहा अरे ये तो ना बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे, क्या करूँ मैं। तो मोटर लोब ने कहा अरे मार दे इसको, क्या करेगी और, या तो उड़ा दे या मार दे इसको। ठीक है, तो मोटर लोब ने आगे का फंक्शन हमारा स्मूथली करवा दिया। तो इस तरह से ये सारे लोब आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के काम करते हैं, है ना। और सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास आई है, थैलेमस के पास आई है, और थैलेमस ने डिसाइड किया है कि इसको ब्रेन के किस पार्ट के पास मुझे भेजना है।
ठीक है। देखने के रिगार्डिंग जितनी भी सेंसेशंस आएंगी वो कहाँ पे आएगी, हमारे ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, उसने सेंस कर लिया कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी थी, ये है वो है। फिर मोटर एरिया के पास गया, अब क्या करूँ, अच्छा देखी हुई है, जा एक बार बात कर, पूछ के आ क्या है क्या नहीं, जानती है इसको, अच्छा जा एक बार बात करा, है ना। ऐसे ही जितने भी ऑडिटरी हमारी चीज़ें हैं, सुनने के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे टेम्पोरल लोब में जा रही है। फिर वो मैसेज भेज रही है फ्रंटल के पास कि क्या करूँ कि अच्छा सुनने में तो अच्छी नहीं लग रही है, कर रहने दे, मत जा वहाँ पे, ये सब। तो डिसीजन मेकिंग सारा कौन कर रहा है, ये हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट कर रहा है। ठीक है, आप तो आपकी थिंकिंग, आपका कम्युनिकेशन, ये सारा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन का कौन सा हिस्सा, फ्रंटल। ठीक है, और तो इसमें आई थिंक वी आर डन। तो ब्रेन के हमने सारे हिस्से, सारे पार्ट हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। पता नहीं मुझे हिंड ब्रेन से ही क्यों सीक्वेंस याद आता है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, जबकि ज़्यादातर हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, इनके फंक्शंस हमें क्लियर हैं। ठीक है, मिड ब्रेन में हमने वही कॉर्पोरा, क्वाड्री, जमाइना ही पढ़ा है, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, उनके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। सुपीरियर क्या कर रही है, सुपीरियर हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रही है। बेटा इसमें विजुअल रिफ्लेक्स में और इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है मिड ब्रेन की, वो आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं। विजन रिगार्डिंग जो रिफ्लेक्सेस है उनको कंट्रोल कर रही है सुपीरियर कॉलिकुलाई। ये रिफ्लेक्सेस नहीं कंट्रोल कर रही है, ये जस्ट जो मैसेज आ रहा है विजन के रिगार्डिंग, उसका कलर, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, डल है, अच्छी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑसिपिटल लोब के पास आ रही है। ठीक है, जो हमारी इंफीरियर कॉलिकुलाई है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, थैलेमस के बारे में। थैलेमस का तो काम देख ही रहे हो, जितने भी न्यूरॉन्स है वो सबसे पहले कहाँ पे रिले करेंगे, थैलेमस पे, और फिर थैलेमस डिसाइड करेगा कि उसको ब्रेन के कौन से हिस्से में भेजना है, कौन से कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमने भेजना है। ठीक है, फिर हमने हाइपोथैलेमस का फंक्शन पढ़ा। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारी भूख को, हमारी प्यास को, हमारे कुछ न्यूरॉन्स को भी सिक्रीट कर रहा है ये, और ये लिम्बिक सिस्टम भी बनाता है, मतलब हमारे ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है उसको भी बनाता है ये। फिर हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा। तो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, जिसको हमने डिवाइड किया है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल विजन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को लेगा, टेम्पोरल लोब ऑडिटरी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा, पैराइटल लोब हमारा सेंसरी पार्ट है, टच, पेन, प्रेशर जो भी है वो सारा हमारा पैराइटल लोब लेगा, और जो फ्रंटल लोब है हमारा वो मोटर एरिया, मोटर फंक्शंस परफॉर्म करवाएगा, प्लस जितने भी आपकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी पर्सनैलिटी है, वो सारा हमारा फ्रंटल लोब से आएगा। ठीक है, देखो भाई हमें यहाँ पे मोटी मोटी क्या बात समझ में आ रही है कि ब्रेन का कुछ हिस्सा सेंसरी है, कुछ हिस्सा मोटर है, बट बेटा ब्रेन में कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो कि ना तो पूरी तरह से सेंसरी होते हैं, ना पूरी तरह से मोटर होते हैं। ठीक है, ऐसे एरिया को एसोसिएटेड एरिया बोला जाता है। ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड एरिया। ठीक है, तो एसोसिएटेड एरिया क्या करते हैं, ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। जैसे पैराइटल लोब में कोई भी सेंस आई, टेम्परेचर आया कि भाई ऐसे ऐसे, तो एसोसिएटेड एरिया क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा है, हाथ को पीछे खींच लो। ठीक है, तो ये जो हाथ को पीछे खींचने का काम है, मोटर एरिया को बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा करवाना है तेरे को काम। ठीक है भाई, यहाँ से न्यूरॉन निकलेंगे और वो जो न्यूरॉन है फिर क्या करेंगे, हाँ अपने मसल्स पे जाके उस फंक्शन को आगे परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो एसोसिएटेड एरिया जो होते हैं हमारे, वो ना तो पूरी तरह से सेंसरी होते हैं, ना पूरी तरह से मोटर होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं कि जो भी सेंसेशन आई है आपके ब्रेन के उस हिस्से में, तो उसका क्या करना है वो ये डिसाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे ये फंक्शन परफॉर्म करवाना है। फिर उसका वो पूरा प्लान तैयार हो जाता है और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रेन के सभी पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस कर लीजिएगा इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ब्लेस यू।